वेलकम बैक टू एमएसबीज केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में वैलेंसी और एटॉमिक साइज के बारे में अच्छे से डिटेल जानी कि कैसे डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड क्या वेरिएशन शो करता है। ओके, चलिए आज हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है यहाँ पे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या, उसको समझने के लिए पहले आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में कौन कौन से एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स कहाँ पर अरेंज होते हैं, तो आप बताएंगे इस तरीके से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम एंड इस तरीके से लगातार होता है। ओके, अगर आप इधर को बढ़ेंगे अक्रॉस द पीरियड तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से होता है। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग 18th ग्रुप एलिमेंट्स को अभी यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नोबल गैसेस होते हैं। ओके, एक्चुअली हमारे पीरियोडिक टेबल में कई सारे एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं इस तरीके से लगातार। ओके, तो इन एलिमेंट्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला वो हिस्सा होता है जहां लेफ्ट पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है और दूसरा हिस्सा वो होता है जो राइट पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है। तो एलिमेंट्स को दो हिस्सों में अरेंज किए गए। जितने भी हमारे 118 एलिमेंट्स हैं जो आज तक खोज लिए गए हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट्स को मेटल्स में कैटेगराइज किया गया और कुछ एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स में कैटेगराइज किया गया। ओके, अब ये मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं। एक्चुअली हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में जो आपका लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आपके मेटल की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो आपके राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं और ये आपके जो होते हैं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। अब देखिए होता क्या है ऐसे केस में, लेफ्ट में लगभग 1 से लेके आपका 13th ग्रुप तक, ऑलमोस्ट 13th ग्रुप तक ये कहलाते हैं आपके मेटल्स। इसी तरीके से 14 से लेके आपका 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके कहलाते हैं नॉन मेटल्स। इस बात को आप ध्यान में रखें, मोटा मोटा आइडिया देखें। ओके, बाकी 18th ग्रुप आपका क्या कहलाता है, नोबल गैसेस कहलाता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ी और नॉलेज लेना चाहें, जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को शो करता है, मीन्स मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम मेटेलॉइड्स बोलते हैं। और मेटेलॉइड्स जो होते हैं वो आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में साथ पाए जाते हैं। देखिए ये आपका बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतने एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में है अभी के हिसाब से, जो आपके 118 एलिमेंट है उनमें ये एलिमेंट्स मेटेलॉइड प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन जब आपका बनता है किसी भी आधार पर, मतलब अगर एटॉमिक नंबर के आधार पर आपका क्वेश्चन बनता है तो आप आंसरिंग उसी हिसाब से करें। बोरोन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, दैट इज 6 या 5। इसी तरह सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन 14 होता है। ओके, तो ऐसे ही आपको सभी के एटॉमिक नंबर्स पता होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछ लिया गया कि एटॉमिक नंबर 17 जो है वो आपका मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या फिर मेटलॉइड होगा, आपको ये पहचानना है। या इसके अलावा आपको कई सारे एलिमेंट दे दिए गए हों एटॉमिक नंबर के, एक्स वाई जेड, इस तरीके से आपको कई सारे एलिमेंट दे दिए गए हों। इन एलिमेंट्स में आपसे पूछा गया है कैटेगराइज कीजिए इनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। या ऐसा कहा गया हो वैलेंसी के बेस पर, किसके बेस पर कहा गया हो, वैलेंसी के बेस पर भी कहा गया हो। यदि वैलेंसी किसी की 3 होती है वैलेंसी, या फिर आपसे फॉर एग्जांपल वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ में। ओके, कैसे, देखिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बोला गया किसी की वैलेंसी 3 है, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 3 है बट उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, तो बताइए मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, आपसे पूछा गया उसकी वैलेंसी तो 3 है ही, ओके, और उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कितने हैं, 3 है। क्या दोनों में अंतर है, आप देखेंगे कि इनसे बोला गया वैलेंसी 3 है
तीन वैलेंसी कब हो सकती है? जब 2,3 सिचुएशन हो कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो 3 वैलेंसी ऐसे भी हो सकती है। टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 और 2 5। लेकिन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आपके 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हो। दोबारा समझते हैं। आपके पास एक एलिमेंट है एक्स और एक एलिमेंट है वाई। एक्स एलिमेंट की वैलेंसी 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। इसका मतलब ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे, ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि सेकेंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 2,5 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने देखिए, आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 हो गया। तो इसमें 5 और 2 7 होता है, और ये क्या होता है? नाइट्रोजन एटम होता है। इसी तरीके से अगर आप वाई का करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो? 3 हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो आपको आउटर मोस्ट में 3 डाल देना है, और पहले शेल में हमेशा 2 होते हैं। तो 2,3 3 और 2 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 और 3 यही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, वैलेंसी 3 कैसे हो जाएगी? जब ये 3 निकल जाए और उसके 2 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट में रह जाए। तो ऐसे में केस बनेगा 3 2 5, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 किसका होता है एटॉमिक नंबर? बोरोन का होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो कि एक्स और वाई में कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल, तो आप पता कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में पाया जाता है? कौन से ग्रुप का है नाइट्रोजन? 15th ग्रुप का। और हम जानते हैं 15th ग्रुप में क्या होता है आपका? 14 से 14, ये होता है आपका नॉन मेटल। इसी तरीके से बोरोन की बात करें तो बोरोन 13th ग्रुप में आता है। तो बोरोन क्या हो जाएगा आपका? वैसे तो 13th ग्रुप के मैंने आपको बोरोन मेटल्स कहलाए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स की बोथ प्रॉपर्टी शो करने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ लिखे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? मेटलॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटलॉइड। इसका मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर बोरोन जो होगा वो आपका मेटलॉइड हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन डील करना आना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, तो ये नॉलेज आपको समझ में आ गई है कि लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है? मेटल्स, राइट साइड में क्या होता है? नॉन मेटल्स। और इसी तरीके से बीच में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर साइज के बेस पर देखा जाए तो होता क्या है, आप जानते हैं कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जाने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने की कोशिश करते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज करता रहता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम, फिर क्या आएगा? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देन उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देन उसके बाद पोटेशियम, देन उसके बाद कैल्शियम। इस तरीके से कंटिन्यू हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। ओके, तो आप एक चीज देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, देन 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, इसका 3 था एटॉमिक नंबर। उसके बाद ये 11 आ गया एटॉमिक नंबर, 12 13 14 15 16 17 18, देन उसके बाद कितना आ गया? 19 आ गया। आप ऐसा देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ईएनसी भी बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर आप नीचे की ओर को आएंगे तो आपको दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर नीचे की ओर जाने पर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो 3 देन 11 देन 19, इस तरीके से क्या हुआ? आपके इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो नीचे को भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा क्या करता है? इंक्रीज करता है। बस अंतर क्या होता है उसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता ही रहता है, और इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ही ये है कि ये जो न्यूक्लियस होगा अपने आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पूरे शेल्स में, उन सभी को अपनी ओर को क्या करने की कोशिश करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से साइज क्या होने लगेगा? श्रिंक करने लगेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यही असर पड़ता है कि वो साइज को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। ऊपर से अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा है इनके ऊपर। मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब लगता है तो उसके अगेंस्ट हमें किसी इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें फोर्स अधिक देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब यह हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टाइटली किससे बाउंडेड होंगे? जिसका साइज बड़ा होगा या जिसका साइज छोटा होगा।
आपके पास ए और बी सिचुएशन है, इन दो एटम्स का साइज दे रखा है, एक का साइज ऐसा है और बी का साइज ऐसा है। तो आप बताइए इन दोनों केस में इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के आउटर मोस्ट से अगर मुझे निकालना हो तो एनर्जी ज्यादा किस में लगेगी? एनर्जी लगेगी छोटे वाले में ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा साइज होने की वजह से न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से क्या हो जाएगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही क्या? यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लगेगा, जिस वजह से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? टाइटली हेल्ड होगा। TIGHTLY, टाइटली हेल्ड। न्यूक्लियस के द्वारा वो बहुत टाइटली हेल्ड होगा, तो उस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छुड़ाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करता हूं तो ऐसे केस में क्या होगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो चुकी है। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना इस एटम में लगा रहा था उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब इसका हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा हेल्ड है? लूजली हेल्ड। तो इलेक्ट्रॉन जब लूजली हेल्ड होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना ज्यादा आसान होगा। तो हमें ये चीज समझ में आई कि जिसका साइज जितना छोटा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप देखिए क्या केस है। आपके पास पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट आपने देखा है किस तरीके से होता है। सबसे बड़ा साइज इधर रहेगा, देन थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा इस तरीके से। ओके, सपोज ऐसा है। और यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ का साइज नीचे की ओर को क्या करता है? हमेशा बढ़ता है। ये बढ़ते हुए आया है। यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल हो गए, यहाँ पे 4 शेल हो गए, उसके बाद कितना हो जाएगा? 5 शेल हो जाएंगे। तो देखिए साइज नीचे को बढ़ रहा है और साइज इधर को क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर हम साइज की बात करें तो इधर को डिक्रीज है, और अगर इधर की बात करें तो यहाँ को क्या हो जाएगा? ये साइज इंक्रीज कर जाएगा। इतना हम जानते हैं। तो साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो इसका आउटर मोस्ट में होगा, इलेक्ट्रॉन जो इसका आउटर मोस्ट में होगा, इलेक्ट्रॉन जो इन सभी के आउटर मोस्ट में होगा, तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को उनके आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा? क्या वो बड़े साइज से निकलेगा या छोटे साइज से निकलेगा? आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि एक छोटा साइज है जिसमें न्यूक्लियस के करीब है इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा हुआ है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू दिस साइज। क्योंकि इस साइज में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की दूरी जो है बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गया है। हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा बढ़ता है, नीचे को जाते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अभी पढ़ते हुए आए हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो शेल्स दिख रहे हैं, मीन्स नंबर ऑफ शेल्स, ये भी तो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उस वक्त नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज करता है। वो ऐसा इसलिए होता है, तो क्या थोड़ी देर बाद ये चीज क्या कर जाती है? ये वाली जो नंबर ऑफ शेल वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो डोमिनेट कर जाती है। और जब ये डोमिनेट करती है, इसके ऊपर डोमिनेट कर जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें सेल्स के बढ़ने का इफेक्ट दिखता है। और उसका इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाना चाह रहा है बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ऐसे केस में सेल्स की वजह से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस इलेक्ट्रॉन के लिए लूज हो चुका है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना ज्यादा आसान हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन इजी किस में निकालना? सबसे बड़े साइज वाले एटम में। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है, क्या बोल सकते हैं हम लोग? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो टेंडेंसी है, वो किसकी ज्यादा होती है? जिसका साइज जितना ज्यादा होगा, जाहिर सी, तो वो एटॉमिक साइज के ऊपर करेगा। एटॉमिक साइज जितना बड़ा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा। ये चीज हम समझ चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो किस चीज का होता है? मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की। वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो क्या करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन।
टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होने की वजह से भी ये क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए कैसे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपको मैंने बताया कि एटॉमिक साइज नीचे की ओर क्या करता है, बढ़ता ही रहता है। अभी मैं सिर्फ एक ही शेल बना रहा हूं, बस आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि नीचे को साइज बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम इधर की ओर को बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी क्या होता है, साइज इस तरीके से क्या होता है, नीचे साइड को डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने में। ओके, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, हमें वो पढ़ना है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इफ किस चीज का ट्रेंड है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से निकल सकता है। तो इसका मतलब यही सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर के लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर किस चीज पर डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिस एटम की जितनी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। अब वो कैसे, इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको आप लिथियम मानते हैं, इसको आप बेरिलियम, इसको आप सोडियम मानते हो, इसको मैग्नीज पोटेशियम मानते हो, इसको रूबिडियम मानते हो, तो इन सभी के केसेस में रूबिडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। ओके, तो ये जो है आपको ट्रेंड इस तरीके से लगाना आना चाहिए। आपको अगर कोई एलिमेंट दे दिए गए और एलिमेंट के आधार पर आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जिस एटम की सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा। इसका मतलब अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो मेटेलिक जो कैरेक्टर होते हैं वो नीचे को क्या करती है, हमेशा इंक्रीज करती है। इस बात का ध्यान रखना डाउन द ग्रुप जाने में। अब मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर की ओर को पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर करते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, क्या मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी या घटेगी। हम जानते हैं कि मेटेलिक प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी के ऊपर। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना ज्यादा मेटेलिक होगा। आप मुझे ये बताइए, इस साइज की कंपैरेटिवली बताइए, राइट साइड के एलिमेंट्स में ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स में। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कमजोर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, लूजली हेल्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, लूजली हेल्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को आसानी से यहां निकाला जा सकेगा इसके कंपैरेटिवली। ऐसे ही जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कैसे होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे। कैसे होंगे, टाइटली हेल्ड, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकाल पाना मुश्किल है। तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं अक्रॉस द पेज जाने पे, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये बातें हमें समझ में आ गई है मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। ओके, तो जितना जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो उतना ज्यादा मेटेलिक। केमिकल रिएक्टिविटी की अगर बात हम इसी में करते हैं तो देखिए कैसे होता है। केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा। इसका मतलब अगर रिएक्टिविटी का ट्रेंड आपसे पूछा गया तो रिएक्टिविटी का ट्रेंड में भी आप ये बता सकते हैं कि नीचे को रिएक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि नीचे को इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से रिएक्टिविटी तो क्या हो जाएगी, इसके लिए अभी हम पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, हम जानते हैं अभी लेफ्ट साइड में मेटल्स ही मेटल्स है और राइट साइड में नॉन मेटल्स है, लेकिन बीच में जो है आपके कुछ मेटेलॉइड्स भी आ जाते हैं। तो देखिए कैसे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। इसमें होता क्या है, एक्चुअली इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसका मतलब कोई चीज उतना ही ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा उसकी टेंडेंसी जितनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि एक बड़ा साइज एलिमेंट है और एक छोटा साइज अगर आपके पास एलिमेंट है, दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगी। हम कह सकते हैं कि जो बी वाला एलिमेंट है, बी एलिमेंट में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा लगेगा, और इसमें कैसा लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वीक लगेगा, थोड़ा कमजोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें टाइटली हेल्ड होगा। और अगर इन दोनों की विसिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन रख दूं, इनके दायरे में कोई इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो छोटा साइज होने की वजह से ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा एग्जर्ट करेगा किसके लिए,
इस बी एटम के लिए वो इलेक्ट्रॉन जो होगा ज्यादा तेजी से बी इलेक्ट्रॉन की ओर को ज्यादा तेजी से खींचा चलाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस आउटर मोस्ट शेल के लिए बहुत ज्यादा है, साइज छोटा होने की वजह से। तो ऐसे केस में जिसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है वही ज्यादा नॉन मेटेलिक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ए और बी एलिमेंट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है, तो वो है आपका बी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब ये हो गया, ई मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है ए से। इसका मतलब यह है कि बी ज्यादा नॉन मेटेलिक है। इस बात का हमें पता चला। ओके, तो ये चीजें जो है हमने देखी एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम थोड़ा सा ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड में होता क्या है। एक्चुअली हम देखते हैं ग्रुप 17 की बात करते हैं, तो उसमें आप जानते हैं फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन भी होता है और आयोडीन भी होता है। इस तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या फिर हम बोलते हैं इसका साइज का बेस बताइए, साइज इस तरीके से होगा, इसका और बड़ा हो जाएगा, नीचे और बड़ा हो जाएगा और उसका और बड़ा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा होगी। अब हमें ये समझना है एक्चुअली होता क्या है। साइज सबसे ज्यादा बड़ा है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले शेल के लिए क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा कंपेयर टू दिस, जिसका साइज सबसे छोटा है। उसमें न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा उस आउटर मोस्ट शेल के लिए वो बहुत अधिक होगा। तो इन सभी की विसिनिटी में अगर मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन रख दूं, इन सभी की विसिनिटी में मीन्स इनके दायरे में जहां ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट फील कर सके न्यूक्लियस का, तो ऐसे केस में सबसे छोटा साइज जिसका होगा वो इलेक्ट्रॉन को सबसे तेजी से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन यहां जाके सबसे तेजी से जुड़ जाएगा। इसका अंदर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी सबसे ज्यादा है वो फ्लोरीन के पास है, और इसका अंदर ये फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एक्चुअली फ्लोरीन अपने ही ग्रुप में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होकर ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाता है। ओके, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके अलावा हम अगर बात करें फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो होता है आपका वो क्या है, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो नॉन मेटेलिक होता है नेचर में। इसका मतलब सबसे ज्यादा टेंडेंसी इस एलिमेंट की है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन नीचे को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या चीज डिक्रीज करेगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी होगी ना वो नीचे को क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। क्या हम इसके विपरीत ऐसा कह सकते हैं कि नीचे को इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, जो हम अभी मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, और मेटल्स में हमने जैसे पहले ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि नीचे को जाते वक्त साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। क्या वो यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, जी हाँ, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर बोले तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर गेन के संदर्भ में बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो इससे हमें ये पता चला कि कभी भी याद रखिए कि जितना ज्यादा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की होगी वो एलिमेंट उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा। ओके, वही एलिमेंट उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, और उसी एलिमेंट की जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो उतनी ज्यादा होगी। केमिकल रिएक्टिविटी का अब ट्रेंड आपको समझना है। ये केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड है क्या, एक्चुअली रिएक्टिविटी बोलते किसे हैं और रिएक्टिविटी किस वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स के गेन की टेंडेंसी पे आधार पे कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने केमिकल रिएक्टिविटी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कहा, और जस्ट नीचे हमने कहा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन के आधार पर केमिकल रिएक्टिविटी। याद रखिए ये केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स के केस के लिए है, और ये जो केमिकल रिएक्टिविटी आपको दिख रही है ये मेटेलिक के केस के लिए है। तो मेटल्स के लिए केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो होती है जिसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा हो, और ये उसी का है जिसका साइज जितना बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की, तो केमिकल रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। मतलब जिस एलिमेंट की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को सबसे तेजी से एक्सेप्ट करने की, वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है। तो फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक की बात अगर कहूं मैं रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स के केस में, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लोरीन रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन कर लेगा और अपनी केमिकल रिएक्टिविटी उतनी तेजी से दिखाएगा। एक्चुअली इस केमिकल रिएक्टिविटी के पीछे जो है एक फंडा है, उसको समझते हैं। देखिए केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहले आपको समझना क्या है कि एक्चुअली कोई एलिमेंट जो होता है वो रिएक्टिव कब होता है। तो हम पहले समझेंगे रिएक्टिविटी होती क्या है। मान के चलिए आपके पास एक एलिमेंट है जिसके पास फ्लोरीन मान के चलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, 2,7। इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, -1 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बन जाएगा आपका 2,8 हो जाएगा। इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे।
लेकिन अगर कोई आपके पास दूसरा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 2,8, इसका आउटर मोस्ट शेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। और जो मॉलिक्यूल पहले से स्टेबल है, जो एटम पहले से स्टेबल है, क्या उसको कोई इलेक्ट्रॉन को लूज या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि जिसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, ऐसे केस में उसकी स्टेबिलिटी को बिना छेड़े, मतलब ना इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो स्टेबल ज्यादा है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जो स्टेबिलिटी होती है वो रिएक्टिविटी के क्या होता है, इनवर्स होता है। जो एलिमेंट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आपके क्लास में आप हो, आप बहुत एक्टिव हो, आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है, तो आपने क्या किया, अपनी सीट छोड़ के आप हर पीरियड में अपने दोस्तों की सीटों में जाके दिख रहे हो। तो इसका मतलब आप अपनी सीट पे तो नहीं हो, लेकिन आप जो हैं दूसरों की सीटों में ज्यादा समय दिख रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप रिएक्टिव बहुत हो लोगों के साथ, लेकिन आप खुद की सीट में स्टेबल कम हो। तो इसका मतलब ये हो गया मोर रिएक्टिव हो, लेस स्टेबल हो। अगर आपकी सिचुएशन ये है, आप हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप क्लासरूम में अपनी ही सीट में बैठे हो और आप कहीं भी नहीं गए, तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं हो, लेस रिएक्टिव हो इसका मतलब। और इसका मतलब अपनी सीट में ही बैठे रहे, तो इसका मतलब आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रही, तो मोर स्टेबिलिटी। तो आपको समझ में आया कि जब रिएक्टिविटी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो ये स्टेबिलिटी जो होती है उसकी लेस हो जाती है। तो इतनी बातें आपको रिएक्टिविटी के कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट करते हैं रिएक्टिविटी का। अगर आपसे कभी रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए अलग पूछे और नॉन मेटल्स के लिए अलग पूछे तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो मेटल्स के केस में अगर रिएक्टिविटी की बात हम करते हैं बेटा, तो मेटल्स के केस में डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, और अक्रॉस द पीरियड के आने में क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसी तरीके से अगर नॉन मेटल्स का केस पूछा जाए, नॉन मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर उस वैसे तो लेफ्ट की ओर को जाने का मूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि 17 ग्रुप के सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हमने जैसे बताया नीचे को तो डिक्रीज कर रही है रिएक्टिविटी, लेकिन उसी के अगेंस्ट ऊपर को क्या करेगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं टेंडेंसी जो होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन की वो ऊपर को बढ़ती है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन ले सकता है इलेक्ट्रॉन को क्योंकि साइज सबसे छोटा होता है। आपको ये रिएक्टिविटी का कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी था। अब एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। जैसे आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में आपका मेटल्स कहलाते हैं और राइट साइड में आपके क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। जब मेटल्स का सॉल्यूशन बनाया गया, मींस ऑक्साइड्स के साथ, किसके साथ, ऑक्साइड्स के साथ। इसी तरह के नॉन मेटल्स को जब ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन की गई तो नॉन मेटल ऑक्साइड बने। मेटल बने आपके मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल्स बने आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ओके, जब मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स दोनों का सॉल्यूशन तैयार किया गया, जैसे मान के चलिए ये आपके पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन आपका है मेटल ऑक्साइड का। इसी तरीके से आपके पास एक सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन आपका है वो है नॉन मेटल ऑक्साइड का। एक्चुअली होता क्या है, मेटल ऑक्साइड्स को जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया तो उसका जो नेचर है पता चला, वो होता है आपका बेसिक नेचर। इसी तरीके से जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स बनाते हैं हम लोग वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसका मतलब हम जानते हैं मेटल इस साइड होते हैं, नॉन मेटल इस साइड होते हैं, लेस मेटेलिक ऊपर होते हैं और मोर मेटेलिक नीचे होते हैं, यह आप जानते हैं। इसी तरीके से मोर नॉन मेटेलिक ऊपर होते हैं और लेस नॉन मेटेलिक नीचे होते हैं। ओके, तो अब इसका ट्रेंड हम एसिडिक और बेसिक नेचर में समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं ये मेटल है और यहाँ नॉन मेटल है। इसका नाम मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, नेचर में बेसिक होंगे। ओके,
और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। क्या आप बोल सकते हैं कि जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होता है मेटल्स का, वो बेसिक से कहाँ की ओर बढ़ जाता है, एसिडिक की ओर को। इसके अलावा बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटल क्या करेगा, धीरे धीरे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाने की बात करते हैं सिर्फ मेटल्स के केस में, तो आप जानते हैं कि जितना ज्यादा मेटेलिक होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो नीचे को मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा नीचे को बेसिक कैरेक्टर और शो करेगा। इसी हिसाब से अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नीचे डिक्रीज हो रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर नीचे को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स का अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड फॉलो करता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं। आपको कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपका एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको ये 3 टॉपिक और अच्छे से पढ़ने हैं और इनके बेस पे थोड़े से एक्सेप्शंस पढ़ने हैं। एक्चुअली ये पोर्शन आपके क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछ ले जाते हैं। एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे तो इनका जिक्र जरूर किया गया है, भले इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसका जो इस्तेमाल है आपके अगर एनसीईआरटी में किया गया है तो इसका मतलब आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का। आज जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। जो कोई क्वेश्चन है, आपके क्वेरीज हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।